Good morning, all of you. Welcome to all of you in Chandra classes. My name is Priyanka. आज आप लोगों को मैं एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। आप लोगों का एग्जाम पेट का 4 से 5 दिन और है। उसके लिए मैं साइंस से रिलेटेड, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप लेके आई हूँ, जो आपके नंबर क्वेश्चन के 30 हैं और आपके स्क्रीन पे इस प्रकार दिख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, हरित लवक युक्त मृदु तक को निम्न रूप से संदर्भित किया जाता है। हरित लवक युक्त मृदु तक को निम्न रूप से संदर्भित किया जाता है कि ऐसा कौन सा ऊतक है जिसमें क्या है, हरित लवक पाया जाएगा। इन चारों ऑप्शन में से ऐसा वो कौन सा ऊतक है जिसमें से क्या पाया जाता है, हरित लवक उसमें क्या होगा, पाया जाएगा। वो ऊतक कौन सा है? पहला स्थूल कोड़ी ऊतक है। पहला आपका जो है वो स्थूल कोड़ी ऊतक है। पहला जो आपका ऊतक है स्थूल कोड़ी ऊतक है, या इसी को कोलेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थूल कोड़ी ऊतक, या इसको इंग्लिश में कोलेनकाइमा। दूसरे को वायु ऊतक या एरेनकाइमा। तीसरा ऑप्शन है आपका दृढ़ ऊतक या एरेनकाइमा, इसे कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन है आपका फ्लोरेनकाइमा। चौथा ऑप्शन क्या है आपका? फ्लोरेनकाइमा। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हरित लवक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हरित लवक को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को आप हिंदी में बोलते हो हरित लवक। हरित लवक। और ये किससे रिलेटेड होता है? आपके फ्लोरेनकाइमा सेल से। जो प्लांट के अंदर, पौधों के अंदर जो सेल पाई जाती हैं, ये 4 प्रकार की सेल होती है। स्थूल कोड़ी ऊतक होता है, वायु ऊतक होता है, दृढ़ ऊतक होता है और फ्लोरेनकाइमा ऊतक। तो जो फ्लोरेनकाइमा ऊतक है, इस ऊतक में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक के प्रेजेंस के वजह से ये ऊतक कैसी दिखती है? ग्रीन कलर की दिखती है, हमें हरे रंग की दिखाई देती हैं। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि हरित लवक युक्त मृदु तक किससे संदर्भित है? फ्लोरेनकाइमा से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है आपका, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया गया और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। पेट एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके रसायन विज्ञान से संबंधित है। केमिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है। इसमें कहा गया कि कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडलिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन सा रसायन का छिड़काव किया जाता है? कि कृत्रिम बारिश करवाने के लिए बादलों के अंदर कौन सा हम केमिकल सब्सटेंस को क्या करते हैं? डालते हैं या छिड़काव किया जाता है, जिसके वजह से कृत्रिम बारिश होती है। ठीक है, तो जो कृत्रिम बारिश होती है वो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, तो कुछ केमिकल को बनाया है, और उस केमिकल के थ्रू क्या करते हैं, हम एक आर्टिफिशियल क्लाउड को बनाते हैं। आर्टिफिशियल क्लाउड को बनाएंगे, और जहां ज्यादा से ज्यादा सूखा पड़ता है वहां पे हम आर्टिफिशियल क्या करवाते हैं? बारिश करवाते हैं। ऐसी बारिश को हम क्या बोलते हैं? कृत्रिम बारिश कहते हैं। और इसमें जो ये सबस्टेंस जो मिलाया गया है, जो ऑर्गेनिक सबस्टेंस इसमें डाला गया है, जो रसायन डाला गया, उस रसायन का नाम है सिल्वर आयोडाइड। क्या नाम है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड से हम क्या करते हैं? एक कृत्रिम बादल बनाते हैं, और कृत्रिम बादल बना करके हम उस प्लेस पे बारिश करवाते हैं जहां पे सूखा पड़ जाता है। ओके, जहां पे सूखा पड़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला है सिल्वर फ्लोराइड, ये आपका गलत है। सिल्वर क्लोराइड, ये भी आपका गलत है। सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी गलत है। सिल्वर आयोडाइड जो है ये इसका राइट ऑप्शन है। सिल्वर आयोडाइड जो है इसका राइट ऑप्शन है। और ये जो होता है, ये रसायन कृत्रिम बादल बनाने में क्या होता है? हेल्पफुल होता है, और जिसके वजह से हम क्या करते हैं? कृत्रिम बारिश करवा सकते हैं। ओके, और ये पूरी
कृत्रिम बारिश करवाना ही पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? क्लाउड सीडलिंग। क्या वो कहलाती है? क्लाउड सीडिंग। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव, निम्नलिखित में से दो जीव, वो कौन से दो जीव है जो प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम से संबंधित है? इसमें से कौन से दो जीव है जो प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम से संबंधित है? प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम उसको कहते हैं जो कृमि फाइलम होता है, जिसमें कृमि आते हैं। ठीक है, जिसमें कृमि आती है, जैसे आपका टीनिया सोलियम हो गया, पैसियोला हिपेटिका हो गया, ये सब किसमें आती है? आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम में। ये एक प्रोटिस्टा फाइलम का प्रोटोजोवन से रिलेटेड है। ठीक है, और ये जो होता है ये एनिमल किंगडम में जब आप क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें पहला फाइलम आपका प्रोटोजोआ आता है, दूसरा पोरीफेरा, तीसरा सिलेंट्रेटा, और ये चौथा फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो क्वेश्चन ये बना है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस का वो कौन से दो जीव हैं, इसको हम इन चारों ऑप्शन में ढूंढना है। ठीक है, और उसके नीचे ये जो चार आपको फुट दिए गए हैं, आपको ये जो चार इनमें से जो चार में से दो जो आंसर दिए गए हैं उसको हमको सही सेलेक्ट करना है। तो पहला आंसर है आपका केचुआ। पहला क्या है? केचुआ। केचुआ ये प्लेटीहेल्मिन्थेस से नहीं आता है, ये आता है एनिलिडा से। किस फाइलम से आता है? एनिलिडा से। ठीक है, ये आता है एनिलिडा फाइलम से। पीता क्रीम, मैंने कहा ना कि प्लेटीहेल्मिन्थेस क्रीमी वाली फैमिली होती है, क्रीमी वाली फाइलम होती है। फाइलम मतलब संघ होता है। ओके, क्रीमी वाली संघ होती है। तो इसमें क्रीमी आया, ये किससे हो गया आपका? पीता क्रीम। एक ये हो गया, एक एस्कैरिस, ये भी इसी में आता है, ये दोनों एक ही फाइलम में आते हैं। ये आपका प्लेनेरिया हो गया, ये नहीं आएगा आपका, ये जोक नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो जोक है वो आपका एनिलिडा से बिलोंग करता है। जोक आपको किससे बिलोंग करता है? जोक है आपका जो वो एनिलिडा से बिलोंग करता है। और दूसरे का आंसर जो है वो क्या है? बी है, सेकेंड और फोर्थ। ये एस्कैरिस जो है आपके एसके हेल्मिन्थेस में आएगा, एसके हेल्मिन्थेस में आएगा। तो मतलब हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या आया? जोक जो है ये भी एनिलिडा का ही है, एनिलिडा का है। तो बच्चा कौन सा? एक आपका बच्चा है फीता के क्रीम और एक आपका बच्चा है प्लेनेरिया। ये दो ऐसे जीव हैं जो कैसे हैं? ये प्लेटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है? सेकेंड एंड फोर्थ। अब आप इसमें से कूट में देखिए, सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन कौन सा है? ए में फर्स्ट सेकेंड दिया है, ये आपका रॉन्ग है। ये जो आपका फर्स्ट सेकेंड दिया है ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि आपका सेकेंड और फोर्थ राइट है, सेकेंड और फोर्थ ये रॉन्ग है। इसमें सेकेंड थर्ड दिया है, ये भी गलत है। सेकेंड एंड फोर्थ दिया, यही आपका सही है। दूसरा और चौथा सही है, तीसरा पांचवा ये भी गलत है। दूसरा और चौथा मतलब फीता क्रीम और प्लेनेरिया ये किससे बिलोंग करते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस से बिलोंग करते हैं। और ये कैसे होते हैं? क्रीमी होते हैं। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? स्क्रीन पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया गया है कि निम्न में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किसके रूप में? मंदक के रूप में या मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। ये चार आपको क्या दिए हैं? केमिकल नेम दिए हैं। ठीक है, ये चार आपके केमिकल नेम दिए हैं और कह रहा है कि इसमें से वो कौन सा केमिकल है या वो कौन सा पदार्थ है जो परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में कार्य करता है। मंदक मतलब कि अगर उसको डाल देंगे तो जो इसका रिएक्शन होता है, जो इसकी अभिक्रिया होती है वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो परमाणु मंदक के रूप में किसको हम यूज करते हैं? इन चारों ऑप्शन में से देखेंगे। पहला है आपका कैडमियम, दूसरा है आपका ग्रेफाइट, तीसरा यूरेनियम और चौथा है आपका कोबाल्ट।
इन चारों में से कौन सा राइट है? इसमें आपका बी राइट है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट और भारी जल, और भारी जल जो होता है, भारी जल होता है जिसको आप D2O फार्मूले में बोलते हैं, D2O, ये भारी जल का फार्मूला है। और ये ग्रेफाइट और भारी जल जो होता है, ये दोनों किसके रूप में होते हैं? ये परमाणु रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर में, रिएक्टर में मंदक के रूप में यूज होते हैं। ओके, मंदक के रूप में यूज होते हैं। ओके, इसमें यूरेनियम नहीं होगा, यूरेनियम, थोरियम, ये सब क्या करते हैं? इसके रिएक्शन को तेज करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ओके, पर इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? मंदक पूछा है। क्वेश्चन कंफ्यूज देख के मत होना, उसको क्लियर पढ़ना कि वो क्या पूछा है। वो मंदक के रूप में पूछा है, इसलिए इसमें ग्रेफाइट और भारी जल होगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 था, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खेती के विषय में उपयुक्त क्या है? नहीं है। क्या नहीं है? उपयुक्त नहीं है। पहले आप एग्जाम में जब भी आप बैठते हैं तो पहले अगर कोई भी क्वेश्चन पढ़े, उसको बहुत बी केयरफुल एंड बी अटेंटिव होके उस क्वेश्चन को पढ़े। उस क्वेश्चन में नॉट, ऐसा तो नहीं है कि नॉट तो नहीं पूछा है। अगर आपने नॉट नहीं देखा, आपने नहीं देखा तो वो क्वेश्चन पक्का आप गलत ही करके आएंगे। और हमेशा जब भी आप एग्जाम सेंटर में बैठे, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया या नॉट दिया, उसको तुरंत हम क्या करेंगे? सर्कल कर लेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए और इसका आंसर देखिए। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खेती, जैविक खेती के विषय में उपयुक्त नहीं है? जैविक खेती के विषय में क्या है? उपयुक्त नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो जैविक खेतों के लिए उपयुक्त नहीं? पहला है जैविक खेती का मतलब जो किसान लोग करते हैं, अपने से खुद से किसानी करके जो खेती की जाती है, कृत्रिम खेती नहीं, जैविक खेती, जिसमें सब कुछ खाद वगैरह जैविक ही यूज किया जाए। तो इसमें पहला है, यह एक प्रकार की कृषि प्रणाली है जिसमें जैविक खाद के अधिकतम इनपुट और पुनर्विनीकरण फॉर्म अपशिष्ट होते हैं। ये आपका गलत है। दूसरा है आपका, यह रसायनों और उर्वरकों के अधिकतम उपयोग पर आधारित कृषि होती है। तीसरा है आपका, यह जैव उर्वरकों की मदद से होने वाली कृषि है। ये भी गलत है। इन प्रणालियों में जैविक कीटनाशकों का उपयोग कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये भी आपका रॉन्ग है। आपका राइट कौन सा है? आपका राइट है बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यह रसायनों और उर्वरकों के अधिकतम उपयोग पे आधारित कृषि है। क्या है? ये रसायनों और उर्वरकों के अधिकतम उपयोग पर कैसी कृषि है? आधारित कृषि है। इसलिए जैविक खेती, क्योंकि इसमें जो पूछा है वो नहीं पूछा है, बाकी 3 जो है उससे रिलेटेड सही है। ये ऑप्शन आपका सही है इससे रिलेटेड कि जैविक खेती जो होती है ये एक कृषि प्रणाली है जिसमें जैविक खाद के अधिकतम इनपुट और पुनर्निर्वीकरण पर फॉर्म पर ये अपशिष्ट होते हैं। ये भी इसका जैविक खेती का ही एक करेक्टर है। दूसरा इसका करेक्टर है, ये जैव उर्वरकों की मदद से होने वाली कृषि है। ये भी इसका एक करेक्टर है। थर्ड है, इस प्रणाली में जैव कीटनाशकों का उपयोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये भी इसका करेक्टर है। बट ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्टर नहीं है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट पूछा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके स्क्रीन पे? क्वेश्चन नंबर 6 है, हमने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था, हमने आपको ये क्वेश्चन बताया था कि शब्द कोशिका निम्न के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हमारी जो पहला लेक्चर था वीडियो का, मैंने उसमें और दूसरे में भी कहा है, दूसरे वाले लेक्चर में भी और पहले वाले लेक्चर में भी कहा, आपको बताया अच्छे से कि कोशिका शब्द या कोशिका की खोज किसने की थी।
ठीक है, तो उसमें हमने क्या बताया था, रॉबर्ट हुक जी ने कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था, कोशिका, सेल, सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। और एक ऐसी सेल थी, ये कार्प कोशिका थी। कैसी थी, कार्प कोशिका। कार्प कोशिका का मतलब निर्जीव कोशिका, निर्जीव कोशिका, निर्जीव कोशिका। रॉबर्ट ब्राउन किसकी खोज किए थे, ये केंद्रक का किए थे। केंद्रक का खोज को किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो थे, इन्होंने किसकी खोज की है, इन्होंने बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया तथा लिविंग या सजीव जीव की, लिविंग ऑर्गेनिज्म या सजीव कोशिका की खोज की है। और एम जी स्लीडन जो स्लीडन जी जो थे, उन्होंने कोशिकावाद दिया था। क्या दिया था, कोशिकावाद, कोशिका सिद्धांत इन्होंने दिया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोशिका शब्द या कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। तो इस हिसाब से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एक कोशिकी यूकैरियोटिक, एक कोशिकी यूकैरियोटिक को निम्न में से, एक कोशिकी यूकैरियोटिक को निम्न में से किस जगत के अंतर्गत सामूहिकृत किया गया है। कह रहा है कि जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं थी, उसको हम किस जगत के अंतर्गत सामूहित करते हैं, मतलब किस जगत में हम इसको रखते हैं। आपको मैंने बताया था, विटकर साहब ने 5 जगतों में बांटा था। तो यूकैरियोटिक को हम लोग किस जगत में रखे थे, प्रोटिस्टा में। किस में रखा गया था, प्रोटिस्टा में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या होता है, यूकैरियोटिक को रखा जाता है। यूकैरियोटिक को किस जगत में रखा जाता है, प्रोटिस्टा जगत में। ओके। प्लांटी में आपका क्या आया था, प्लांटी में आल प्लांट आए थे, आल प्लांट प्लस आपका क्या आया था, शैवाल, एल्गी। मोनेरा में प्रोकैरियोट आए थे सारे, प्रोकैरियोट। इसी में आता है बैक्टीरिया, ये इसमें आपका आया था मोनेरा में। और कवक में वल्ली फंजाई, मतलब फंगस जो होता है, फफूद जो होता है, वो कवक वर्ग में ही आए। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है कि एक कोशिकी यूकैरियोटिक जो होती है कोशिकाएं हैं, वो किस जगत में आती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, प्रोटिस्टा। ओके, बी इज राइट, प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा जगत में यूकैरियोटिक आती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि इमारतों को आकाशीय बिजली के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र, वो कौन सा यंत्र है जो आकाशीय बिजली को, जैसे कभी बहुत बारिश होती है और बिजली बहुत कड़कती है, तो जो हमारे इमारत होते हैं, जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा महले के बने होते हैं, बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स काफी मंजिलों के होते हैं, तो उसको बिजली से बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें एक यंत्र लगाया जाता है। हमको इन चारों ऑप्शन में से उस यंत्र को क्या करना है, देखना है कि वो यंत्र कौन सा है। ओके। तो पहला ऑप्शन आपका दिया है सिस्मोग्राफ। क्या दिया है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से आप भूकंप की तीव्रता नापते हैं। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्कोप है, बैरोमीटर है, पर हम इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, लाइटनिंग कंडक्टर। जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है, वो क्या करता है, आकाशीय बिजली को, हम आकाशीय बिजली से हमारी इमारतों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ये लाइटनिंग कंडक्टर है क्या, जैसे इसमें क्या होता है कि जो इमारतें होती हैं, उस इमारत में लोहे का एक क्या होता है, नुकीला, उसका जो ऊपरी भाग होता है वो नुकीला होता है, और उसको उस बिल्डिंग से काफी ऊंचाई तक क्या करते हैं, उस बिल्डिंग से उसको और जमीन के अंदर तक उसको डाला जाता है, काफी नीचे तक जमीन के अंदर तक, और बिल्डिंग की ऊंचाई तक काफी ऊपर तक रहता है। और उस जमीन के अंदर जो होता है, तांबे का प्लेट लगाया जाता है, जहां उसकी सिरा होता है उस लोहे का,
लोहे की छड़ की जहाँ सिरा होता है, जैसे ये आपकी लोहे का छड़ है और ये मैं बना रही हूँ, ये आपकी बिल्डिंग है, सपोज दैट ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग क्या है, ये आपका बिल्डिंग है, सपोज दैट ये आपका बिल्डिंग है। और इसको बहुत गहराई तक, नीचे गहराई तक इसमें एक किसका, इसमें एक प्लेट लगाया जाता है यहाँ जमीन के अंदर, और इसका जो ये भाग है ये क्या होता है, नुकीला रहता है, जो ये काफी ऊंचाई तक रहता है। और इसको इसके बीचों बीच, जो आपकी बिल्डिंग है उसके बीचों बीच उस लोहे के छड़ को नीचे जमीन तक क्या करते, गाड़ देते हैं, अंदर तक डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये कैसे आकाशीय बिजली को रोकता है, इसका यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है कि ये जो जमीन के अंदर जो है, यहाँ पे ये तांबे का ये होता है, यहाँ पे लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ से आकाशीय बिजली कड़की और ये जैसे इसके ऊपर पड़ी, तो सबसे पहले ये लोहा है, ये क्या करता है, इसको अट्रैक्ट कर लेगा और ये तुरंत इस आकाशीय बिजली को तुरंत ये जमीन के अंदर डाल देगा, ठीक है, यहाँ जमीन के अंदर। और यहाँ पे ये क्या करता है, विद्युत आवेश को ये तांबा जो है अवशोषित कर लेगा। ओके, क्या कर देता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे हमारी जो बिल्डिंग्स है वो बच जाती है गिरने से, जिससे हमारी बिल्डिंग जो होती है वो ब्रेक होने से बच जाती है। तो ये जो आपका ये जो लोहे का जो छड़ है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, लाइटनिंग कंडक्टर। इसे क्या कहा जाता है, लाइटनिंग कंडक्टर। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, इमारतों में आकाशीय बिजलियों के हानिकारक प्रभाव से बचाने के लिए कौन से यंत्र का यूज किया जाता है, लाइटनिंग कंडक्टर। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन निम्न है। नासा द्वारा जो होता है वो अंतरिक्ष में, जो स्पेस में जो ईंधन यूज किया जाता है उस ईंधन का नाम क्या है, उस ईंधन का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है आपका तरल नाइट्रोजन, दूसरा है तरल ऑक्सीजन, तीसरा आपका तरल ब्रोमाइड और चौथा ऑप्शन है तरल हाइड्रोजन। ये जो तरल हाइड्रोजन है यही राइट ऑप्शन है। तरल हाइड्रोजन ही जो होता है ये हैलोजन ग्रुप का होता है और ये आवर्त आईडी के पहले ग्रुप में रखा गया है। और ये जो होता है हाइड्रोजन, तरल हाइड्रोजन, ये जो अंतरिक्ष है उसमें अंतरिक्ष शटल में इसका ईंधन के रूप में क्या करते हैं, वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं। नासा ने इसे तरल हाइड्रोजन को अंतरिक्ष शटल में यूज किया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा ये आपका जो है, मैंने ये जो आपका प्रैक्टिस सेट लाया है स्पेशली पेट बैच वाले बच्चों के लिए लाया है। जो पेट के पेपर देने जा रहे हैं बच्चे, एक बार इस क्वेश्चन को सब एक बार रिवाइज करके ही जाएं, ये वीडियो देखें। और अगर हो सकता है तो आपके एग्जाम में इससे 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और आपको सिलेक्शन लेने में इजी रहेगा। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी बीमारी है जो परजीवी कृमि के कारण होती है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो कृमि होती है वो प्लेटी हेलमिंथेस और एसके हेलमिंथेस के अंदर रखी गई है जो कृमि होती है। ओके, तो इनसे हमें कौन सी बीमारी होती है उस बीमारी का नाम हमको लिखना, इसमें से चारों में से देखना है। फिलपाव, एड्स आपको पता है वायरस से होगा। जो फिलपाव है ये आपके से बैक्टीरिया प्रोटोजोन से होता है। मलेरिया आपका मच्छर से हो जाएगा। तो बचा क्या, फिलपाव जो है ये प्रोटोजोन से होगा, ये प्रोटोजोन से होता है। एड्स जो होता है ये आपका वायरस से होता है। मलेरिया आपके मच्छर से होते हैं। तो बचा क्या, एस्केरियासिस। ठीक है, एस्केरियासिस जो होती है ये जो होता है ये किससे होता है,
ये कृमि से होती है। और कृमि कैसी है? परजीवी होती है। कैसी है कृमि? परजीवी होती है। और इससे हमको क्या होता है? एस्केरेसिस बीमारी होती है। हमें नहीं होता है। ये बीमारी जनरली जो भेड़ होते हैं या तो फिर जो पिग होती हैं उनके अंदर ये बीमारी देखी जाती है। ठीक है, तो अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि एक टैडपोल निम्न प्रक्रिया द्वारा एक वयस्क मेढक में विकसित होता है। टैडपोल का मतलब क्या होता है? जो मेढक है, मेढक मेढक के लार्वा को, ठीक, मेढक के लार्वा को क्या बोलते हैं? टैडपोल। टैडपोल, मेढक के लार्वा को क्या बोला जाता है? टैडपोल जब बोला जाता है। ओके, तो जो मेढक का लार्वा है इसमें कह रहा है कि वो लार्वा से, ये जो लार्वा है, लार्वा से ये जो टैडपोल है लार्वा से किस में चेंज हो जाए? एडल्ट में, वयस्क में। वयस्क में किस प्रोसेस के थ्रू वो चेंज होता है? किस विधि द्वारा वो चेंज होता है? किस क्रिया द्वारा वो चेंज होता है? आपको उस क्रिया को जानना है। इन चारों ऑप्शन में से क्या है? पहला दिया है कायांतरण, दूसरा दिया है निषेचन, तीसरा आपका दिया है मुकुलन, चौथा दिया है क्लोनिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट है, कायांतरण। कायांतरण जो है इसके ही वजह से वो अपने काया मतलब अपने रूपरेखा को क्या किया? बदल दिया। एक छोटे लार्वा स्टेज से वो कहाँ चला गया? एडल्ट फॉर्म में चला गया, वयस्क मेंढक बन गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कायांतरण कहेंगे। ओके, और इससे दो क्वेश्चन और हैं कि जो मेढक का जो लार्वा होता है, मेढक जो होता है ये, मेढक का जो लार्वा होता है ये जो उत्सर्जी पदार्थ जो करता है, उत्सर्जित पदार्थ, पदार्थ में क्या देता है? अमोनिया। क्या देता है? अमोनिया उत्सर्जित करता है। जबकि मेढक जो होता है ये क्या उत्सर्जित करता है? यूरिया। ओके, ये क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट है कि मेढक का जो लार्वा होता है वो कौन सा उत्सर्जी पदार्थ देता है? तो वो कहेंगे आप क्या है उत्सर्जी पदार्थ? इसमें अमोनिया है। और उसका जो एडल्ट फॉर्म होता है, मेढक होता है, जो वयस्क मेढक है, वो क्या उत्सर्जित पदार्थ है? उसका यूरिया है। ओके, ये दो क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और कहता है कि यदि ये जो मेढक का लार्वा है, ओके, इसको देखें, ये क्वेश्चन और कहता है कि जो मेढक का लार्वा मतलब टैडपोल, टैडपोल अगर इसको हम किस में रख दें? थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन्स में। कहाँ रखें हम? इसको हम थायरॉक्सिन मतलब थायराइड, थायरॉक्सिन हार्मोन्स में रख दें, या इसकी जो थायराइड ग्लैंड है उसको निकाल लिया जाए। तो क्या ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स में रखे, थायराइड ग्लैंड को निकाल लिया जाए तो ये क्या होगा? ये एडल्ट फॉर्म में बदलेगा कि नहीं? नहीं, ये कभी भी वयस्क मेंढक नहीं बनेगा और पूरे जीवन भर क्या क्या रहेगा? लार्वा की लार्वावस्था में ही रहेगा। एक आपका ये क्वेश्चन है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बोलते समय संजय की आवाज कर्कश और फटने मतलब स्वर रूप छपता, स्वर रूप छटा लगती है, उसकी आवाज में परिवर्तन होने का कारण है। कह रहा है बोलते समय एक लड़का है जिसका नाम है संजय, इनकी आवाज कैसी है? मोटी हो गई है। पहले इनकी आवाज कैसी थी? पतली थी, अब बाद में इनकी आवाज मोटी हो गई। वो किस कारण हुआ है? वो हार्मोन्स के कारण होता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज होती है सेकेंडरी करेक्टर होता है। ह्यूमन में जो सेक्सुअल सेकेंडरी करेक्टर होता है उसकी वजह से शरीर में क्या होती है? परिवर्तन होते हैं एक स्टेज पे। जब यौनावस्था जब यौनावस्था आरंभ होता है तो लड़कों में जो बॉयज होते हैं, बॉयज में क्या होती है? इनकी आवाज क्या होती है? इनकी आवाज जो होती है भारी हो जाती है, आवाज भारी हो जाती है। और क्या होता है? इनमें दाढ़ी मूंछ आती है, दाढ़ी मूंछ आती है। ये सब इनका, और इसमें हार्मोन सिक्रीशन होता है। ये सब इनका क्या है? सेकेंडरी करेक्टर है।
और जो लेडीज होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनमें क्या होता है, उनकी आवाज पतली हो जाती है और उनका मासिक चक्र चलता है। तो ये इनकी यौनावस्था के प्रारंभ का है। और इसमें पर क्वेश्चन में दिया है संजय स्पेशली एक बॉय है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इन चार ऑप्शनों में से क्या होगा? यौन अंगों का विकास, पसीने और ग्रास ग्रास ग्रंथियों की गतिविधियों में बढ़ावा, तीसरा है शरीर के आकार में परिवर्तन, चौथा है यौनारंभ में परिवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट कि इनका यौना अवस्था स्टार्ट हुआ है, इसलिए इनके बॉडी में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ठीक है, इसलिए इनकी आवाज जो है परिवर्तित हो गई, इनकी आवाज पतली से क्या हो गई, मोटी हो गई। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 13 में आपका दिया गया है कि जंगल की आग और ज्वालामुखी के विस्फोट हवा में एक मुख्य प्रदूषण को घोल देते हैं, और वह प्रदूषक है। कह रहा है कि जब जंगल में आग लगता है या कहीं ज्वालामुखी विस्फोट करती हैं, तो हवा में एक प्रदूषित घटक को क्या करती है, घोल देती है। इन चारों ऑप्शनों में से वो प्रदूषित घटक कौन सा है? पहला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, तीसरा है कड़की पदार्थ, चौथा है आपका हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है। सब ये आपका हाइड्रोकार्बन हो गया। और इसमें इन तीनों में से पहले में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, ये हमारी ओजोन के परत को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड ये तब नहीं हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड ये भी रॉन्ग है, हाइड्रोकार्बन ये भी रॉन्ग है। राइट क्या है? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, कड़की पदार्थ। जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो क्या करते हैं, हवा में जाकर के मिल जाते हैं और वो हवा को क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, कड़की पदार्थ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कारों और स्कूटरों में एक मिनट रुको। कारों और स्कूटरों के हेडलाइट में इस्तेमाल होने वाले दर्पण को निम्न कौन से होते हैं? कार और स्कूटर में या जितने व्हीकल्स होते हैं इन सब में कौन से दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण? अब आपको पता रहना चाहिए, जो आपके उत्तल दर्पण होते हैं वो हमारे चश्मे में यूज होता है। जनरली जो अवतल दर्पण होते हैं वो वाहनों या व्हीकल्स जो है, वैन है, इन सबके जो हेडलाइट होते हैं उसमें अवतल दर्पण यूज होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आप ढूंढिए, अवतल दर्पण कहाँ है। पहला ऑप्शन है आकार में अवतल, आकार में उत्तल, आकार में समतल, आकार में गोलाकार। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आकार में क्या है, अवतल है। तो अवतल दर्पण जो होता है वो कारों और स्कूटरों के कहाँ, हेडलाइट में यूज होता है। ओके, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है, मानव, क्वेश्चन नंबर 50 में आपको दिया गया है कि मानव कान की ध्वनि आवृत्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है, कि मानव का जो कान है वो किस ध्वनि को नहीं सुन सकता। इन चार ऑप्शनों में से आपको देखना है कि मानव का जो कर्ण है वो किन ध्वनि को नहीं सुन सकता, मतलब वो ध्वनि बहुत ज्यादा लो होगी। ओके, तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है? 2000 हर्ट्ज है, 500 हर्ट्ज है, 200 हर्ट्ज है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 20 हर्ट्ज। सबसे कम यही है और यही आपका आंसर राइट है। 2000 हर्ट्ज जो होता है ये पराश्रवी होते हैं, पराश्रवी तरंगे होती हैं जो सिर्फ किसको सुनाई देती हैं, जो आपके बैट्स होते हैं, जो आपके बैट्स मतलब चमगादड़, जो आपकी बिल्ली होती है कैट, और डॉग, ये सब ही सिर्फ इस तरंग को सुन सकते हैं, बाकी ह्यूमन नहीं सुन सकता। ये आपका पराश्रवी तरंगे हैं, पर इसमें सबसे छोटा पूछा है इसलिए ये 20 हर्ट्ज होता है। और ये जो है पराश्रवी तरंगे बहुत लाउडली होते हैं, इसलिए हमें क्या है, ऑप्शन नंबर 50 में ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऑप्शन नंबर 50 में ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा राइट है आपका, डी। और इसको क्या बोलते हैं, अवरक्त तरंगे, इसको बोलते हैं अवरक्त
तरंगे, या इसी को बोलते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वेव। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है कि निम्न प्रक्रियाओं में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन के कारण नहीं होता। यहाँ देखना है, रासायनिक परिवर्तन के कारण क्या नहीं होता, मतलब वो क्या होगा, तब वो भौतिक परिवर्तन होगा। क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। इसका मतलब ये हुआ। अब पहला क्या है? लोहे में जंग लगना। ये क्या है? पहला है लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है, पर वहां नहीं पूछा है, मतलब ये रॉन्ग है। भोजन का पाचन, ये भी रासायनिक परिवर्तन, ये भी रॉन्ग है। बारिश होने पर बिजली का चमकना, ये भी रासायनिक परिवर्तन, ये भी रॉन्ग है। बादलों का निर्माण होना, ये एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। बादलों का निर्माण होना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। इसलिए 16 क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। बादलों का निर्माण होना कैसी प्रक्रिया है? भौतिक प्रक्रिया है, और ये रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। और क्वेश्चन में वही पूछा है कि रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में आपको दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 70 में आपका दिया गया है कि वायरस के कारण न होने वाली बीमारी पहचानिए। वो कौन सी बीमारी है जो वायरस से नहीं होती? वो कौन सी बीमारी है जो वायरस से नहीं होती? पहला है आपका क्या है? आंत्र ज्वर है, आंत्र ज्वर जो है। दूसरा है इन्फ्लुएंजा, तीसरा है एड्स, चौथा क्या है? डेंगू ज्वर। आंत्र ज्वर को हम टाइफाइड बोलते हैं, टाइफाइड। आंत्र ज्वर को क्या बोलते हैं? टाइफाइड बोलते हैं। और आपको पता है टाइफाइड किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। इसलिए, और बाकी इन्फ्लुएंजा, एड्स और डेंगू ज्वर ये सब किससे होते हैं? एड्स से होते हैं। बट क्वेश्चन में पूछा क्या है? वो कौन सी बीमारी है जो एड्स से नहीं होती, न होती है। तो मतलब कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आंत्र ज्वर उसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइफाइड, और टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? सीडोमोनास टाइफी। जो सीडोमोनास टाइफी होता है, सॉरी सैलोमोनास टाइफी होता है, उसके द्वारा जो होता है क्या होता है? आपका टाइफाइड होता है। टाइफाइड जो होता है प्रदूषित, जो ये ऐसा नहीं, टाइफाइड आप जब कभी जाते हैं मलेरिया का जांच कराने तो आपको वो बोलते हैं कि आपको मलेरिया टाइफाइड है, तो ये दिमाग में मत रखना कि टाइफाइड जो होता है हमको मच्छर काटने से हुआ। मच्छर काटने से वल्ली आपको क्या होता है? मलेरिया होता है। मच्छर काटने से क्या होता है आपको? वल्ली मलेरिया होता है। और टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया, जो सोलोमोनास टाइफी है, वो क्या होता है? जो प्रदूषित जल होता है और प्रदूषित खाना, जैसे आपने हाथ नहीं धुला, खाना खा लिए, आप कभी का वो बर्तन कैसा था कैसा नहीं था, बॉटल कैसा था, आपने गंदे बॉटल में पानी पी लिया, तो उसमें जो बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर गए तो वो क्या करते हैं? आपको टाइफाइड देते हैं। और ये एक जनेली बीमारी होती है, लगभग सबको भी होती है, पर हमेशा इसका प्रिस्क्रिप्शन यही है कि जितना हो सके आप साफ सफाई से रहिए। टाइफाइड जो होता है वो वायरस से नहीं, बैक्टीरिया से होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि क्या होता है जब एक जगह पर हवा की चाल बढ़ती है? क्या होता है जब एक जगह पे जब हम हवा की चाल को क्या कर दे, बढ़ा दें या बढ़ जाए, तो उस जगह पे क्या होता है? ओके, पहला ऑप्शन है उस जगह का तापमान बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है उस जगह पर आर्द्रता कम हो जाती है, ये भी गलत है। जब हवा का वेग बढ़ेगा तो नमी तो रहेगी। जब टेम्परेचर बढ़ता है तब नमी जाती है ना आपका, पर ये तो हवा का वेग कह रहा है, हवा में वैसे ही आपकी नमी रहती है, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। थर्ड है उस जगह पर दाब बढ़ जाता है, नहीं, उस जगह पर दाब नहीं बढ़ेगा, उस जगह क्या हो जाता है? दाब कम हो जाता है। उस जगह का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए 80 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। उस जगह का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उस जगह का दाब क्या हो जाता है?
कम हो जाता है, उस जगह का दाब कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हवा अधिक दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र में क्या करती है, जाने लगती है। ठीक है, और जिससे उस जगह का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 में आपका दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट जिसे जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है, लेकिन मानव द्वारा नहीं पचाया जा सकता है। इन चार ऑप्शनों में से वो कौन है जो पशु है, उसे जो जुगाली करने वाले पशु हैं। रूमिनेट जो एनिमल होते हैं, जो जुगाली करने वाले, जैसे आपका काऊ हुआ और आपकी बफेलो हुई, ये सब क्या करती हैं, जुगाली करती। खाना खाने के बाद वो तुरंत डाइजेशन नहीं करती हैं। हम लोग जैसे खाना खाते हैं तुरंत डाइजेस्ट होने लगता है, वो लोग खाना एक बार में खा लेती हैं, जो भी चारा वगैरह रहता है, फिर बैठ के वो लोग जुगाली करती हैं, जिससे क्या होता है, उनके खाने का क्या होता है, पाचन होता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा वो इन चारों में से ऐसा वो कौन सा सबस्टेंस है, या वो कौन सा केमिकल है, या वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो जुगाली करने वाले पशुओं में पाया जाता है पर मनुष्य में नहीं। हम लोगों में क्या क्या पाया जाता है, हम लोग में ग्लूकोज पाया जाता है, ये नहीं पूछा है। हम लोग में ग्लूकोज पाया जाता है, हम लोग जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होकर के ग्लूकोज के फॉर्म में हमको क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है। थर्ड है स्टार्च। स्टार्च हमारे शरीर में होता है, हम क्या रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, उसी जब ये स्टार्च माल्टोज में चेंज हो जाता है तो हमको रोटी कैसी लगती है, मीठी लगती है, तो स्टार्च भी है। लैक्टोज है जो दुग्ध शर्करा है। ठीक, हम दूध पीते हैं तो हमको क्या मिलेगा, लैक्टोज होता है। ठीक, लैक्टोज होती है एक तरह कार्बोहाइड्रेट है, ये भी हमारे बॉडी में होता है। बट जो ये सेलुलोज होता है, ये सेलुलोज जो होता है वनली प्लांट में होगा, प्लांट में या पादप में होगा, या तो फिर जो रूमिनेंट होते हैं, जो जुगाली करने वाले जीव होते हैं, काऊ बफेलो, इन सब में ये पाया जाता है सेलुलोज। मनुष्य में इसका अभाव होता है, मनुष्य में नहीं पाया जाता है। पहले ये मनुष्य में पाया जाता था। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, जो बड़ी आंत थी, उसके पास क्या होता है, अपेंडिक्स होती है। जैसे ये हमारी बड़ी आंत है, सपोज दैट ये हमारी क्या है, बड़ी आंत है, और इस बड़ी आंत से ये वाला स्ट्रक्चर जो निकलता है, ये हमारा जो है क्या है, अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स जो था, ये जो अपेंडिक्स है, इसकी हिस्ट्री ये है कि जब प्राचीन समय था, प्राचीन काल में जब मानव का विकास हुआ, तो मानव को ज्ञान नहीं था कि वो खेती कर सके, वो खाना बना सके, खा सके। तो उस टाइम वो देखते थे जानवर की, वो लोग पेड़ पौधों की पत्तियां खाते थे, तो वो लोग भी पेड़ पौधों की पत्तियों को खाते थे। तो उस टाइम क्या था, ये जो अपेंडिक्स था, ठीक, ये जो अपेंडिक्स था ये वर्क करता था। ये किसका सिक्रेशन करता था, ये श्रावण करता था सेलुलोज का। किसका करता था, सेलुलोज का, सेल्यूलोज का श्रावण करता था। जो सेल्यूलोज थी, क्योंकि वो लोग क्या खाते थे, पेड़ पौधों की पत्तियां, पेड़ पौधों की क्या खाते थे, पत्तियां खाते थे। क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं था, वो खेती नहीं करते थे, तो उनको पता ही नहीं था। फिर बाद में वो मांस खाने लगे, पर उसके पहले जब पेड़ पौधों की पत्तियां खाते थे, तो उन्होंने, तो उस समय उनकी जो ये जो अपेंडिक्स थी वो फंक्शनल थी, ये कार्य कर रही थी। और ये किसका सिक्रेशन करती थी, ये किसका श्रावण करती थी, सेलुलोज का। किसका श्रावण करती थी, सेलुलोज का श्रावण करती थी। और यही सेलुलोज क्या करता था, पेड़ पौधों जो पत्तियां खाते थे उसको क्या कर देता, पाचन कर देता था, उसको डाइजेस्ट कर देता था। पर अब क्या है, प्रेजेंट टाइम में मैन जो होता है वो हर तरह के भोजन को खाता है, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन है। तो ये जो अपेंडिक्स थी, ये क्या किया, वर्क करना छोड़ दिया। ये क्या हुआ, नॉन फंक्शनल हो गई, ये वर्क करना आपका क्या है, छोड़ दिया अपेंडिक्स। ठीक है, तो इसलिए इसको हम किस में रखते हैं, अवशेषी अंग में। किस में रखते हैं, अवशेषी अंग में। अवशेषी अंग में अपेंडिक्स को रखा जाता है। कभी कभी क्या होता है, ये जो अपेंडिक्स होती है ये बड़ी हो जाती है, तो डॉक्टर इसको, इसका सीजर करते हैं ऑपरेशन के थ्रू। इसी अपेंडिक्स जो बड़ी रहती है इसको थोड़ा सा काट के निकाल देते हैं, जितना वो बड़ी रहती है, फिर उसके बाद वो सब फिर वापस से वो नॉर्मल हो जाती है। तो इस तरीके से सेलुलोज जो होता है वो मनुष्य के अंदर पहले था पर अब नहीं है, क्योंकि हम लोग अब खाना खाते हैं, हर चीज नॉन वेज, पेड़ पौधों की पत्तियां, तो मतलब आप साग सब्जी के रूप में खाते हैं, और हम लोग अन्न खाते हैं,
हर तरीके के दूध वगैरह बहुत सारे हैं जो खाने का बहुत विभिन्न प्रकार का भोजन है वो सब करते थे, इसलिए हमारे शरीर में क्या हुआ, सेलुलोज नहीं सिक्रीट होता और इसलिए मनुष्य में सेलुलोज नहीं पाया जाता। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सेलुलोज राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आई होप आप लोगों को सेलुलोज की कहानी अपेंडिक्स की समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है कि आनुवंशिकता की मूलभूत संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई निम्न है। ठीक है, आनुवंशिकता की जो मूलभूत इकाई है वो क्या है, जिसके वजह आनुवंशिकता क्या होती है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी करेक्टर मतलब हमारी जो करेक्टर हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, जो हमारी आनुवंशिक का लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, उसको हम बोलते हैं आनुवंशिकता बोलते हैं। तो कह रहा आनुवंशिकता की इकाई क्या है, पहला दिया है नाभिकी, दूसरा दिया है डीएनए, तीसरा दिया है गुणसूत्र, चौथा दिया है जीन। अब इसमें इन तीनों में आप फंसेंगे, ये तो नाभिक केमिस्ट्री से इसको हटा दो, और ये जो है डीएनए, गुणसूत्र और जीन, इन तीनों में आप फंसेंगे। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, क्या है हमारा केंद्रक, ये क्या है केंद्रक। केंद्रक के अंदर ये धागे नुमा संरचना पाई जाती है, क्या पाई जाती है, केंद्रक के अंदर ये धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र, या इसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, इस क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं डीएनए। क्या पाया जाता है, डीएनए। इस डीएनए के अंदर पाया जाता है जीन। क्या पाया जाता है, जीन। अब यही जो जीन होता है वो एक जनरेशन के करेक्टर को दूसरे जनरेशन में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। एक पीढ़ी के करेक्टर को दूसरे पीढ़ी के करेक्टर में, दूसरे पीढ़ी में क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। ये कौन कर रहा है, जीन। तो जीन क्या हुई, ये जो होती है आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई हो गई। जीन क्या हो गई, आनुवंशिकता की मूलभूत और प्रकारात्मक इकाई हो गई। इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे, एक मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो आपकी स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि पित्त रस का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैले में होता है जो उसके कहलाने वाले स्राव के अंग के पास स्थित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। आप ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये मैं बना रही हूं, ये ह्यूमन, एक मिनट रुकिए, आप लोग को मैं बना रही हूँ। एक मिनट बस, ऐसा टाइम दीजिए आप लोग। एक मिनट पूरा कट करना पड़ेगा, बस 61 सेकेंड, एक मिनट रुकिए बस। पित्ताशय के बारे में आप लोगों को मैं अच्छे से फिगर बना के ड्रॉ करके बता रही हूँ ताकि इस चीज को आप लोग कभी दोबारा भूलिएगा मत। ये हमारी मुंह से हमारी आहार नाल आती है और ये हमारी श्वास नली एक दूसरे से मिली हुई रहती है। और ये जो है ग्रास नली होती है, कहाँ जाके खुलती है, हमारे पेट में। कहाँ खुलेगी, हमारे पेट में खुलेगी। हमारे पेट में खुल करके कहाँ जाती है, हमारी आंत में। कहाँ जाएंगी, हमारी आंत में जाएगा। और ये आंत में जाके कहाँ खुलती है, यहाँ छोटी आंत में। ये आपकी छोटी आंत है। ध्यान से देखिएगा हम क्यों इसको ऐसे बनाए हैं, ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। ये आपका क्या है, ये आपका है लीवर।
ये क्या है आपका लीवर, और इस लीवर से पित्त डक्ट जुड़ी है, पित्त नली। इस पित्त नली से यहाँ पे आपका है पित्ताशय है, ये आके खुलता है आपका यहाँ खुलना। ठीक है, यहाँ तक बस आप इतना ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ये जो आपका क्या है, ये आपका लीवर है, क्या है आपका लीवर है, और ये आपका गाल ब्लडर है, गाल ब्लडर, या तो इसी को बोलते हैं पित्ताशय, क्या बोलेंगे, पित्ताशय। और लीवर को हम क्या कहते हैं, यकृत, या इसी को बोलते हैं जिगर। ओके, तो इस लीवर में जो पित्त रस होता है वो बनता कहाँ है, जो पित्त रस होता है वो पित्ताशय में नहीं बनता, पित्त रस जो होता है वो आपके कहाँ बनता है, यकृत में। यकृत में बनता क्या है, पित्त रस बनता है। पित्त रस कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। और यहाँ जो यकृत में ये पित्त रस बना, और बन करके कहाँ जाके स्टोर हो गया, पित्ताशय में जाके स्टोर कहाँ हुआ, और संचित कहाँ हुआ, ये जो पित्त रस है संचित कहाँ हुआ, ये हुआ आपके पित्ताशय में। पित्ताशय झिल्ली होती है एक तरह की, इसी झिल्ली में जाके क्या हुआ, आपका पित्त रस क्या हो गया, संचित हो गया। जब आप खाना खाए, जब खाना यहाँ से, ये आपका क्या है, पेट है, और आपको पता है पेट में किसका पाचन होता है, सिर्फ प्रोटीन का। किसका पाचन मैक्सिमम होता है, प्रोटीन का। प्रोटीन का पाचन कहाँ हो गया, हमारे पेट में हो गया। और ये हमारा क्या हिस्सा है, हमारा माउथ है, ठीक है, हमारा मुंह है। हमारे मुंह में किसका पाचन होता है, वनली किसका, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुंह में हुआ, फिर खाना कैसे नली से होते हुए हमारे पेट में आया, और पेट में आकर के यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटीन का पाचन हो गया। पेट से फिर ये पाचन होने के बाद ये ड्यूडेनम वाला पार्ट है जो ऐसे है, यहाँ से होते हुए खाना जो होता है हमारी छोटी आंत में आई, और छोटी आंत जो होती है ये संपूर्ण पाचन कर देता है। बड़ी आंत का काम जो होता है वो पाचन का कार्य नहीं होता है। बड़ी आंत जब वो छोटी आंत पूरे भोजन को पचा करके लिक्विड मीडियम में कर देती है, तो बड़ी आंत क्या करती है, इसमें जो भोजन में जो ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो एनर्जी वाले प्रोडक्ट होते हैं, उसको इसकी जो दीवार होती है क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती हैं, और जो खराब पदार्थ होता है वो मलाशय द्वारा बाहर निकल जाता है। मतलब एनएच के थ्रू जो रॉ मटेरियल होते हैं वो सिक्रीट हो जाते हैं। इस तरह हमारा पूरा पाचन है। पर आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि पित्त रस का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैले में होता है। तो ये क्या है, पित्ताशय नामक एक थैला है, इसमें क्या हुआ है, पित्त का भंडारण हुआ है। ये कह रहा है ये जो पित्ताशय है ये किससे लगा हुआ है, ये लगा है हमारे लीवर से, इससे जुड़ा है हमारे लीवर से। लीवर क्या करता है, पित्त रस को बनाता है, पर बना के कहाँ देता है स्टोर करने के लिए, आपके पित्ताशय में। जिस तरह आप जॉब करते हो, पैसे तो आप कमाते हो, पर जमा कहाँ करते हो, बैंक में। तो बैंक क्या है आपका, पित्ताशय हो गया, और आप पैसे कमा रहे हो, आप खुद क्या हो, यकृत हो। आप अपनी पैसे को खुद कमा रहे पर स्टोर कहीं और कर रहे हो। तो उसी तरह पैसे को उसी तरह जो पित्ताशय में पित्तरस बनता है, सॉरी मतलब यकृत में पित्तरस बनता है और पित्ताशय में आके स्टोर हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना, भूलना नहीं, ये और ये क्वेश्चन हमेशा याद रखना। और पेट ये भी पूछता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, पेट में। और मुंह में किसका पाचन होता है, माउथ में, कार्बोहाइड्रेट का। अब हम लोग इस क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन में क्या दिया है, पहला ऑप्शन लिया, ये गलत है। अग्नाशय भी गलत है, अमाशय भी गलत है। इस जो ये पित्ताशय की जो थैली है ये किसके पास में है, लीवर के पास में। लीवर को क्या कहते हैं, यकृत। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे है। दूध के विभिन्न प्रकार जैसे फूल, कृमि, मलाई रहित आदि बाजार में उपलब्ध हैं, और मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी क्या है। कह रहा है कि दूध और क्रीम इन सबको बनाने के लिए हम किस तकनीकी के थ्रू हम इसको बनाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला है विलायक निष्कर्षण है, ये आपका रॉन्ग है। दूसरा ऑप्शन है अपकेंद्रीकरण, तीसरा है वाष्पीकरण, तीसरा है प्रभाजी आसवन।
ओके, तो इसमें जो अपकेंद्रीकरण होता है, जिसमें आप जैसे मलाई को क्या करते हैं कि जो दही होता है, जब सब लोग दही बनाते हैं, दही से घी निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, दही को मथते हैं, दही को हम लोग मथते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं, तो जो मलाई होता है वो ऊपर आ जाता है। वो किस प्रोसेस द्वारा होता है? अपकेंद्रीकरण द्वारा होता है। तो इसमें यही क्वेश्चन में पूछा है कि जो मलाई बनाई जाती है और जो फुल क्रीम बनाया जाता है, किसके कारण होता है? वो अपकेंद्रीकरण के कारण होता है। ठीक है, 22 में ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षण होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कह रहा है कि इसमें से कौन सा बल जो होता है हमेशा आकर्षण होता है, उसका प्रतिकर्षण नहीं होता, सिर्फ आकर्षण ही होगा। वो अपनी तरफ सिर्फ खींचेगा, किसी चीज को अपनी से दूर नहीं भेजता है, अपनी चीज से उसको रिपल्स नहीं करेगा, उसको प्रतिकर्षण नहीं करेगा। पहला स्थिर विद्युत बल, पहला स्थिर विद्युत बल, ये आपका रॉन्ग है। दूसरा है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा है पेशी बल, पेशी बल भी रॉन्ग है। भाई आप पेशियों को ऐसे मोड़ते तो फैलाते भी तो हैं, इसको मोड़ते हैं अगर अपनी पेशियों को तो उसको फैलाते तो भी हैं, मतलब उसमें आकर्षण हुआ तो प्रतिकर्षण भी हुआ। उसी तरह चुंबकीय बल है, तो अगर प्लस 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 माइनस चुंबक रहेंगे तो एक दूसरे से क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। अगर प्लस प्लस होंगे, उनके दोनों पोल जो होते हैं सेम हो जाएंगे, दोनों ध्रुव सेम हो जाएंगे, तो क्या करता है? एक दूसरे को रिपल्स कर देता है, प्रतिकर्षण कर देता है। पर इन सब में सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल ऐसा होता है जो हर चीजों को अपनी तरफ खींचता है, तो इसलिए आकर्षण बल सबसे ज्यादा इन चारों ऑप्शन में क्या है? इसमें है गुरुत्वाकर्षण बल में, तो गुरुत्वाकर्षण बल इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद या फंगस के कारण होता है? निम्नलिखित रोगों में से वो कौन सा रोग है जो फंगस के कारण होता है? ओके, और ये चारों ऑप्शन दिया है। पहला तुंडिका शोथ या टॉन्सिल कहते हैं, जैसे टॉन्सिल बढ़ जाना, टॉन्सिल बढ़ जाने का मतलब यहाँ गले से जो पैराथायराइड होता है उसका थोड़ा सा वो इंक्रीज कर जाता है, वो टॉन्सिल होता है। ठीक है, अगर आप आ करते हो तो जो दिखता है उसमें मुंह के अंदर रेड सा, वो हमारा टॉन्सिल होता है। और बी है जो वो पित्ताशय की पथरी, पित्ताशय की पथरी जो होता है फफूंद के कारण नहीं होता है। और ये सी है दिल का दौरा, ये भी फफूंद के कारण होता है। दाद, हाँ ये जो दाद होता है ये फफूंद के कारण होता है। ये जनरली आप देखेंगे बरसात के दिनों में सबको होता है, ये फफूंद के कारण होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 24 में ऑप्शन नंबर डी इज दाद राइट, जो है फफूंद के कारण होता है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पे है। थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे क्वेश्चन क्योंकि टाइम भी हो रहा है काफी। क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन इसमें दिया गया है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? पहला है आपका पैंटोथेनिक एसिड, दूसरा है आपका बायोटीन, तीसरा है एस्कैर्बिक एसिड, सी का है फॉलिक एसिड। ये सब रॉन्ग है, यहाँ से यहाँ तीनों रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बायोटिक एसिड जो होता है वो विटामिन B7 का क्या है? रासायनिक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? वो कौन सी बीमारी है जो किसके कारण होती है? विषाणु के कारण होती है। किसके कारण होती है? विषाणु के कारण होती है। पहला है हैजा, पहला है क्या है? हैजा है, पहला आपका हैजा है। दूसरा आंत्र ज्वर है, टाइफाइड है, सी है पेचिस है, और डी है आपका क्षय रोग। ये सब इसमें से कौन सा किसके कारण हो रही है? विषाणु के द्वारा, मतलब वायरस के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? वायरस। इसमें बेटा ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ एड्स था, यहाँ एड्स था। ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एड्स। आंत्र ज्वर नहीं होता है। टाइफाइड आपका किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। पेचिस जो होता है वो प्रोटोजोन के द्वारा होता है। क्षय रोग मतलब टीबी जो होती है वो भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एड्स रहेगा। और ये किसके थ्रू होता है? विषाणु के द्वारा या वायरस के द्वारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और पता है आपको एड्स में DNA नहीं पाया जाता,
एड्स में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है। डीएनए जो होता है वो वन जनरेशन के करेक्टर को दूसरी जनरेशन में ले जाता है, इसलिए एड्स जो होता है वो आनुवंशिक नहीं होता। एड्स हमेशा आपके ब्लड के थ्रू होगा, या तो सेक्सुअल कॉन्टेक्शन के बीच होता है, या तो इंजेक्शन के थ्रू होता है। किसी व्यक्ति को एड्स हुआ है और उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर दिया, उन्हीं वही इंजेक्शन वापस लगा दिया, वो ये होता है। या तो बहुत लोगों को टैटू बनाने का बहुत शौक होता है, बच्चों को या बच्चियों को, वो लोग भी सतर्क हैं इस चीज से, क्योंकि अभी हाल की घटना थी कि बनारस में कुछ बच्चे गए थे आपका घूमने के लिए, ग्रुप था लड़कों का, और वो लोग क्या किए थे कि टैटू बनवाए थे। ठीक है, तो बनारस में जनरली आप लोगों को पता है विदेशी लोग ज्यादा आते हैं घूमने के लिए पर्यटक के रूप में। तो अब वो क्या किया, जो बनाया था और उसने निडिल जो थी जहाँ टैटू बनाया जाता है उसको चेंज नहीं किया, और उसी निडिल से उन बच्चों को भी बना दिया। और जिस जो फॉरेनर था उसको एड्स था, और वही निडिल से उसने यहाँ के बच्चों को बनाया, और उन बच्चों को क्या हो गया, एड्स हो गया। इसलिए बी केयरफुल। और अगर आप लोगों को टैटू बनवाना है, आप लोगों को अच्छा लगता है, तो सबका अपना अपना शौक है, बनाए पर वो केयरफुल होके। ओके, और आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। इस क्वेश्चन का आंसर था एड्स। आप लोगों को इसलिए थोड़ा सा जानकारी दे दी कि आप लोग थोड़ा सतर्क रहिए इन सब चीजों से। बेटा फैशन करना अच्छी बात है, पर फैशन में जान देना अच्छी बात नहीं होती। देखिए 27 में क्या है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। ठीक कह रहा है, जो पेड़ पौधों में जब रिप्रोडक्शन हो जाता है, जैसे मनुष्य में रिप्रोडक्शन होता है तो हम लोग क्या बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से क्या होता है, एक नए बच्चे का क्या होता है, विकास हो जाता है। उसी तरह पेड़ पौधों में जो अंडाशय होता है वो किसका विकास करता है, क्या बनाता है, पेड़ पौधों में अंडाशय क्या बनाता है, वो फल बनाता है। अंडाशय क्या बनाता है, फल बनाता है। ओव्यूल इसमें पाया जाता है, जिसको बीजाणु बोलते हैं। इस बीजाणु से क्या बनता है, ओव्यूल से हमेशा बनता है आपका सीड, या इसी को बीज बोलते हैं। और जो ओवरी होता है, ओवरी को हम बोलते हैं हिंदी में अंडाशय। अंडाशय से आपका क्या बनता है, फल या फ्रूट। ओके, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि मोनोमर कैप्रोलैक्टस का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। ठीक, किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है। ठीक है, टेफ्लॉन, नायलॉन 6, बेकेलाइट, क्योलर। ओके, मोनोलैक्टर कैप्रोलैक्टस विकास किस बहुलक के लिए होता है, तो ये होता है टेफ्लॉन के लिए। किसमें होता है, टेफ्लॉन के लिए होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे है। आपके 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 29 ज़्यादा चला गया, ये कौन सा क्वेश्चन था, हाँ ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे है। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29 में कि शक्ति के भौतिक मात्रा का बीमा क्या है। शक्ति जो है वो विद्युत से रिलेटेड है, पावर है। शक्ति का जो भौतिक बीमा कौन सी है, शक्ति की जो भौतिक बीमा है वो कौन सी है, ये है M1 L2 T-2, ये रॉन्ग है। M1 L3 T2 ये भी गलत है, और ये भी गलत है। इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। M1 L2 T-, ये इसका क्या है, इसकी बीमा है, इसकी शक्ति की बीमा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट, आज सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक सूत्र है। CaSO4 इंटू 2H2O का क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है। CaSO4 इंटू 2H2O का रासायनिक सूत्र क्या है, एम्स नमक है, रॉन्ग है। गंधक सल्फर को बोलते हैं, ये भी रॉन्ग है। क्वार्टज एक तरह का क्या होता है, शीशा होता है, ये भी रॉन्ग है।
इसमें राइट क्या है, जिप्सम। जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है यही है CaSO4 CaSO4 इंटू 2H2O, इसका है जिप्सम का नाम है। और पूछा था कि अच्छा नहीं रहने दीजिए, नहीं, क्वेश्चन नंबर 30 में आपका ऑप्शन नंबर 20 राइट, ऑप्शन नंबर 20 राइट। आज आज के सेशन में मैंने 30 क्वेश्चन आपको लिए थे। और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा। और आज का जो वीडियो था आपके पेट साइंस के लिए मैंने स्पेशली बनाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।